चलिए आज लूसेंट हम लोग क्लियर करते हैं। तो आज लूसेंट में हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल आज हम लोग ख़त्म कर देते हैं। चलो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लगातार हम अभी पूरा करवाएंगे, सिंधु सभ्यता आगे करवाते रहेंगे। तो इसके लिए अभी तुम लोग पहले सब्सक्राइब कर लो, अब वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं बिना लेट करे। तो प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंड वाला लूसेंट का। तो इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, इतिहास 3 भागों में किया गया है। तो अब ये कह रहा है कि इतिहास का विभाजन हुआ है ना, जो 3 भागों में हुआ है। तो पहला है प्राग इतिहास, दूसरा है आदि इतिहास, तीसरा है इतिहास। तो 3 भागों में हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ता, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब लिखित का वहाँ प्रमाण नहीं मिला, मतलब लिखना उखना वाला कोई प्रमाण नहीं मिला, ना लिखित के ना बोल वाला कुछ नहीं मिला, तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल समझ गए, जिसमें लिखित का विवरण नहीं, मतलब लिखित का प्रमाण नहीं मिला। तो अब हम लोग आदि ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल क्या होगा? उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो मतलब कि आदि ऐतिहासिक काल में यह हुआ ना कि मतलब कि लिखने का कला, लेखन कला, देखो लेखन कला प्रचलन हो गया था लेकिन पढ़ने नहीं जा सका, मतलब पढ़ने का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन लिखा जा सका था, लिखने का शुरुआत हो गया था आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अब उसके बाद मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। इसका उन्हें समझा? मानव विकास उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, मतलब लिखित रूप से उसका उपलब्ध है कि मानव विकास इतिहास में, ठीक है। और ज्ञानी मानव को होमो मतलब सैपियंस कहा जाता है। ज्ञानी मानव जो है ना, होमो सैपियंस तो कहा जाता है, ठीक है। उसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। तो ज्ञानी मानव अब कोई ज्ञानी मानव है तो उसका यह जान लो कि ज्ञानी मानव 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व मतलब आए थे धरती पर हमारे लिए। अब तो सब नरकी हो गया है, सब बर्बाद है आजकल लड़कन। अब हो गया पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल कहो, दोनों बात बराबर एक ही है, ठीक है। तो मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो इसका मतलब है पूरा पाषाण युग में, पूरा पाषाण काल में मानव का जीविका था जो शिकार था, मुख्य शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव को मनोरंजन के भी साधन थे, शिकार तो करवे करते थे लेकिन मनोरंजन के भी साधन हो गया था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो इसके बाद होगा, देखो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहियों का नवपाषाण काल में हुआ। तो पूछ देगा कि आग का आविष्कार कौन सा काल में हुआ था? तो आग का पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और पहिए का आविष्कार मतलब कब हुआ था, कौन सा काल में? तो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है ना। अब उसके बाद है मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। मतलब मनुष्य लोग था जो अस्थाई, मतलब कि एक जगह रहने लगे थे घर बनाकर। तो वो कब शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में शुरू हुआ, रहने लगे एक जगह। नहीं तो पहले भटकल चलते थे, आज यहाँ तो कहीं और दूसरे जगह चले गए। तो वो नहीं, नवपाषाण काल में एकदम अस्थाई जीवन, हम लोग की तरह जैसे घर बना लिए तो रह रहे हैं। तो उसी प्रकार नवपाषाण काल में अस्थाई निवास करने लगे थे मनुष्य। तो उसके पहले उन्होंने मतलब मनुष्य ने सबसे पहले खोजी पाला था, तो कुत्ता पालतू बनाया था। तो सबसे पहले हम लोग मतलब मानव लोग कुत्ता पाले थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया
उसके बाद उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, इसका मतलब समझ लो। मतलब मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। तांबा धातु का सबसे पहले मानव उपयोग किया, ये जान लो। कौन पूछ देगा कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। और प्रथम औजार कौन बनाया था? तो कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी का मतलब प्राप्ति मतलब कौन सा स्थान से हुआ था? तो अतिरंपा कमन, रंप कम से, समझ गया? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और प्राग ऐतिहासिक में अन्न उत्पादक स्थल, अन्न मतलब कुछ जो खाने होने का जो उत्पादन नहीं होता, गेहूँ चावल ये सब, तो मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो यहाँ से समझ लो, कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। पूछ देगा कृषि का आविष्कार कब हुआ, कौन सा काल में? तो नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक में अन्न उत्पादन स्थल कौन था? तो अन्न उत्पादन स्थल प्रागैतिहासिक काल में मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान से हुआ। तो क्या हुआ? अन्न उत्पादन स्थल। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है। तो कृषि के लिए सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना फसल कौन है? तो गेहूँ है। और पहली फसल मतलब गेहूँ थी, लेकिन सबसे जौ एवं जौ थी, मतलब गेहूँ और जौ थी। ठीक है, सबसे प्राचीन मतलब पुराना फसल गेहूँ और जौ थी। प्रागैतिहासिक में सबसे शुरू मानव जो मनुष्य लोग थे ना, तो सबसे पहले गेहूँ और जौ था उस समय। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। लेकिन गेहूँ जौ तो था प्राचीन, लेकिन उपयोग मानव सबसे पहले किस चीज़ का, कौन सी? चावल जानता था। अरे लूर नहीं था उस समय, तो कहाँ पता रहेगा। तो उस समय चावल खाता था। ठीक है ना, अभी देखो चावल खा कर सब मोटाइए जाता है तुम लोग, ठीक ना? तो इसलिए चावल पसंद था, लगता था चावल के ज़्यादा खा लिया, उपयोग कर लिया। लेकिन सबसे पुराना याद रखना गेहूँ और जौ था। कृषि का प्रथम उदाहरण था मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से हुआ? तो मेहरगढ़ से। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पूछेगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य से कौन सा है? तो कोल्डी हवा जो है ना, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब मिला है। कोल्डी हवा का मतलब चावल मिला वहाँ से। ठीक है, कोल्डी हवा से क्या मिला? तो चावल मिला, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, याद रखना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब उसको पत्थर कहते हैं, पत्थर के बने थे। तो भारत में पूर्व स्तर युग में अधिकांश औजार था ना जो पत्थर का बना हुआ था। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो पूरा पाषाणकालीन औजारों का खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किए थे। तो कब किए थे? तो 1863 में किए थे। 1863 में कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किए थे। और कौन से काल में किए थे? पूरा पाषाणकालीन काल में औजारों की खोज किए थे, समझ गया? पलावर्मन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुषाण काल में कलाकृति की खोज की। तो कलाकृति की खोज कब हुआ था? तो भारतीय पुरापाषाण काल में कौन सा स्थान पर? तो पलावर्मन नामक वो स्थान था। पर पल्लावर्मन मतलब पल्लावरम नामक एक स्थान था, वहाँ पर ये कलाकृति की खोज हुआ। और कब हुआ? तो भारत में पूरा पाषाण काल के युग में हुआ था। ठीक है, भारत के मध्य पाषाण के विषय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। तो पूछ देगा कि भारत में मध्य पाषाण काल की विषय की जानकारी सर्वप्रथम 1867 मतलब 1867 में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी हम लोग को मिलने लगा। तो CL
कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकरणों को खोज के निकाले। तो विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल हो गया, ठीक है। विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकरण का खोज कौन किए थे? तो CL कार्लाइल ने किए थे। भारत में मानव अस्थिपंजर भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। तो मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम क्या चीज हुआ था? अस्थि, हड्डी सब नहीं रहता है, तो हड्डी का प्रमाण मानव को मिलने लगा था मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम, ठीक ना। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। तो नवपाषाण काल की सभ्यता का प्रारंभ हुआ ना, तो भारत में तो ईसवी पूर्व तो जानवे करता तुम लोग, ईसा पूर्व, तो उसका 4000 लगभग 4000 लगभग हुआ था, समझ गया। अब यहाँ से भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो था, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृत्यु का टीला। मतलब सबसे प्राचीन नगर तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, भारत का। और इसको सिंधी भाषा में मतलब इसका अर्थ क्या था? अगर पूछ देगा मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ इसका क्या था, तो मृतकों का टीला किसे कहते थे? तो मोहनजोदड़ो को कहते थे। तो कौन भाषा में कहते थे? तो सिंधी भाषा में कहते थे। ये भारत का क्या आता? सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है, ठीक है। असम का श्वेत भ्रूण गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभाव मतलब मानभाव कपि है। तो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानभाव कपि है, तो कौन सा है? जो असम का श्वेत भ्रूण गिब्बन है, समझ गया। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। देखो अब छुट्टी आ गया। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। मतलब इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। मतलब जैसे बस्ती कैसे होता है, वहाँ पर ढेर सारा जनसंख्या रहता है तो एक बस्ती बन जाता है वहाँ का। तो इनाम गांव वही था, ताम्रपाषाण युग का एक बस्ती था, बहुत बड़ा था। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से था। इनाम गांव का जो संबंध था ना, जौरवे संस्कृति से था, समझ गया। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। तो पूछ देगा भारत में शिवालक की पहाड़ी से किस चीज़ का प्रमाण मिला था? तो जीवाश्म का प्रमाण मिला था। अगर पूछ दे भारत का जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो शिवालक की पहाड़ी से मिला था। भीमबेटका कहो या भीमबैठका कहो कि गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। तो मतलब कि रहने वाला पूरा पाषाणीय मतलब रहने वाला आवासीय स्थल था, उसमें रहते थे। भीमबेटका उसे कहा जाता था, समझ गए। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। इसमें शैल चित्रों एवं और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है ना गुफा, वो शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, समझ गया। इन चित्रों का इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। तो अब इसका मतलब समझ जाओ तुम। मतलब ये जो चित्र है, शैला चित्र जो प्रमाण से मिला भीमबेटका से, तो इसका इस चित्र का प्रमाण पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय के मतलब मिला है, समझ गया। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन को प्राचीनतम चिन्ह है। ये चित्र जो है ना, शैल चित्र जो है, तो भारत के उपमहाद्वीप के मानव का जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है, मतलब पुराना चिन्ह है भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश में रुको एक मिनट, हाँ चलो। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। यह जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित कोची है, तो भीमबेटका गुफा है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, समझ गया।
इसकी खोज 1957 से 58 में हुआ था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकनकर, ठीक है, द्वारा की गई थी। विष्णु श्रीधर वांकनकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका की खोज 1957 से 58 में की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसका मतलब समझा? भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था। जो भीमबेटका क्षेत्र था ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था, ठीक है। तो भोपाल मंडल ने था ना, तो उसने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया। तो पूछेगा कि भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित कौन सा मंडल किया था? भोपाल मंडल किया था। कब किया था? तो अगस्त 1990 में किया था। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो भीमबेटका क्षेत्र को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया? तो जुलाई 2003 में भीमबेटका को शामिल किया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो अगर पूछ देगा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कौन सा नदी घाटी में मिला था, तो नर्मदा घाटी में मिला था। क्या मिला था नर्मदा घाटी में? तो मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण मिला था भारत में। याद रखना, भारत में नर्मदा घाटी में मिला था। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। इसका मतलब समझो, मतलब कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? तो रिजले थे। रिजले जो थे ना, जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रजातियों का विभेदन किया। जो भारत की जनसंख्या जितना भी है, तो उसका मतलब कि अलग अलग कौन किए? उसका प्रजाति अलग अलग होगा, उसका सबका विभेदन अलग किए हो जनसंख्या को। तो कौन किया था? रिजले किया था। रिजले किया था भारत नागरिक सेवा के अधिकारी थे। मानव नागरिक सेवा का अधिकारी कौन था? तो रिजले थे। तो ठीक है ना। तो अभी जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग समाप्त कर दिए। अब अगला क्या पढ़ेंगे? अब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता अगला वीडियो में पढ़ लेंगे, अगला क्लास मतलब करेंगे। तो अगर मतलब कि आपको पसंद आया, अगर प्राग ऐतिहासिक काल की हम पढ़ाएं, तो पढ़ाने के अगर सिंधु सभ्यता पढ़ाएं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर बढ़िया व्यू आएगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर बंद कर देंगे, ठीक है। तो लुसेंट का ये तो हम पढ़ाएं। आपको कैसा लगा? हमको तो बढ़िया लगा पढ़ने में भी। आप लोग कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता चालू करें या नहीं करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।